गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं न्यायिक व्यवस्था की। न्यायिक व्यवस्था, भारतीय न्यायिक व्यवस्था कैसी है। ठीक है भाई, इससे पहले हम कुछ जान लेते हैं बातें। एक तो युद्ध हुआ था 1757 में, फेमस बैटल है ये, बंगाल का सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। और इसके बाद 1773 में ना रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसके अंतर्गत हुकूमत जो थी ना, हुकूमत रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। इसके अंतर्गत हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर चलेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। इस एक्ट के अंतर्गत हुकूमत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं 1744, नहीं 1774, 44 नहीं भाई, 1774, एक साल बाद 1774 में ना, ये सन बहुत ही फेमस है 1774। 1774 में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट खुला था। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट, ऐसी बोल देते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट कहाँ खुला था? कोलकाता में, कोलकाता में। ठीक है भाई, 1774 में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में खुला था। 1799 में टीपू की मौत हो गई भाई। टीपू सुल्तान था जो, टीपू की मौत के बाद जो इलाका था ना, जो मुगलों का इलाका था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। टीपू की मौत के बाद इलाका कंपनी के पास चला गया। इसके बाद हम बात करते हैं 1803 की। 1803 में ना भारत में दूसरा सुप्रीम कोर्ट खुला था। भारत का दूसरा सुप्रीम कोर्ट कहाँ खुला था भाई? ये दूसरा सुप्रीम कोर्ट भारत का मद्रास में, मद्रास में। ठीक भाई, और 1818 तक मराठे ख़त्म हो गए थे।
मराठों का खात्मा हो गया था। मतलब 1818 तक ना मराठे बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं 1823 की। एक ये सन भी इम्पोर्टेंट है। 1823 में ना भारत का तीसरा सुप्रीम कोर्ट खुला था। भारत का तीसरा सुप्रीम कोर्ट कहाँ खुला था भाई? बॉम्बे में। बॉम्बे में खुला था। ठीक है दोस्तों, 1823 में भारत का तीसरा सुप्रीम कोर्ट खुला था। इसके बाद बात करते हैं 1858 की। 1858 में ना इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 में आया और ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हो गया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, 1858 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया और ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हो गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म होगी इंडियन गवर्नमेंट के आते ही। और एक और बात है भाई, अंग्रेजों की ना जो सबसे बड़ी अदालत होती थी, अंग्रेजों की सबसे बड़ी अदालत, अंग्रेजों की सबसे बड़ी अदालत होती थी प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल ये गलत हो गया भाई, काउंसिल ऐसे नहीं आएगा। काउंसिल, प्रीवी काउंसिल जो कि लंदन में होती थी। लंदन में होती थी भाई अंग्रेजों की सबसे बड़ी अदालत प्रीवी काउंसिल। इसके बाद हम बात करते हैं 1861 की। 1861 में ना 1861 में हाई कोर्ट एक्ट आया भाई। हाई कोर्ट एक्ट आया 1861 में। हाई कोर्ट एक्ट आया और 1862 में, मतलब एक साल बाद 1862 में जितने भी अपने तीनों सुप्रीम कोर्ट थे ना, पहला कोलकाता का, दूसरा मद्रास का, तीसरा बॉम्बे का, अपने सुप्रीम कोर्ट कन्वर्ट हो गए हाई कोर्ट में। 1862 में सुप्रीम कोर्ट कन्वर्ट हुए हाई कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, 1861 में तो हाई कोर्ट एक्ट आया और 62 में जितने भी अपने तीनों सुप्रीम कोर्ट थे उनको बदल दिया गया हाई कोर्ट में। पहला जो हाई कोर्ट था ना, फर्स्ट हाई कोर्ट, पहला हाई कोर्ट कोलकाता का बना। दूसरा हाई कोर्ट बॉम्बे बना। बॉम्बे पहले तीसरा सुप्रीम कोर्ट था, बाकी ये दूसरा हाई कोर्ट बना। तीसरा जो हाई कोर्ट है ना, तीसरा हाई कोर्ट मद्रास। ये नाम चेंज हुए इनके, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट बने। इसके बाद बात करते हैं
हम 1935 1935 में एक्ट आया एक, 1935 में एक्ट आया जो बनी दिल्ली है ना, दिल्ली में फेडरल कोर्ट बनेगी। उन्नीस सौ 35 एक्ट के तहत दिल्ली में फेडरल कोर्ट बनेगी भाई। बनी मतलब बन गई, मतलब ये बनेगी तो मैंने वैसे लिख दिया, बन चुकी है ये 1935 में फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट में अंग्रेज अपनी शिकायतें लेके जाते थे जो हाई कोर्ट से जुड़ी हुई होती थी। और हमारे संविधान के तहत जो अपना सुप्रीम कोर्ट है ना, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, हमारे संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट, अपने इंडियन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संविधान के तहत 28 जनवरी 1950 में। और अपने जो सुप्रीम कोर्ट में ना, अपने सुप्रीम कोर्ट में प्रिवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट की सारी शक्तियाँ हैं अपने संविधान के अंदर। प्रिवी काउंसिल व फेडरल कोर्ट, कोर्ट की सारी शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है भाई। जो छोटे केस होते थे फेडरल कोर्ट में जाते थे, बड़े केस अंग्रेजों के प्रिवी काउंसिल में जाते थे जो कि लंदन में है। ठीक है दोस्तों। और प्रिवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट की सारी शक्तियाँ अपने सुप्रीम कोर्ट के पास है। और जो अपना सुप्रीम कोर्ट है ना, ये संविधान का रक्षक भी होता है, संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है। ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है भाई, सुप्रीम कोर्ट, कभी ऐसी समझ लिए। और संविधान की व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट करता है। संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ना भाई, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का जिम्मेदार होता है, मौलिक अधिकारों का जिम्मेदार होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है ना, एक और फेमस बात है अपने सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट एक्ट 137 के तहत एक्ट 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश बदल सकता है भाई। सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश कब बदल सकता है? एक्ट 137 के तहत बदल सकता है सुप्रीम कोर्ट अपना एक्ट, अपना आदेश। चलो एक बार एक नज़र सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करते हैं भाई हम। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का
जज बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए भाई एक तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हाई कोर्ट जज का, एक्सपीरियंस। पाँच साल का एक्सपीरियंस चाहिए हाई कोर्ट जज का। एक तो ये हो गया, और 10 साल का एक्सपीरियंस है या तो, और 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हाई कोर्ट एडवोकेट का, हाई कोर्ट एडवोकेट। हाई कोर्ट एडवोकेट का 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर ज्यूरिस्ट हो। ज्यूरिस्ट कौन होता है भाई? ज्यूरिस्ट होता है भाई एक, ना तो वो वकील होता है और ना ही वो जज होता है, वो होता है कानून का अच्छा खासा जानकार, कानून का जानकार। ये भी वैसे वकील ही कहलाते हैं, ये स्टैंडर्ड के मतलब ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन के वकील होते हैं जिनको जूरिस्ट बोला जाता है। इनको कुछ ज़्यादा नॉलेज होती है ना, इसलिए इनको जूरिस्ट बोल दिया जाता है। और भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोषी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोषी राष्ट्रपति के पास याचिका दायर कर सकता है। और संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 20(2) में यह कहा है कि एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा सजा नहीं दी जा सकती। संविधान के अनुच्छेद 20(2) में यह कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है भाई। और जो ज्यूरिस्ट मैंने बताया था ना आपको, ज्यूरिस्ट, ये जो ज्यूरिस्ट होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के वकील ही होते हैं वैसे तो। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट, COURT, जज। हाई कोर्ट के जज की बात करते हैं अब हम। सबसे पहले तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट एडवोकेट। हाई कोर्ट के जज बनने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हाई कोर्ट के एडवोकेट का। क्यों 10 साल तक आपको हाई कोर्ट में मतलब वो क्या वकीलगिरी करनी पड़ेगी, वकालत करनी पड़ेगी। मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 10 ही साल का लोअर कोर्ट जज, और 10 ही साल का लोअर कोर्ट जज का एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब 10 साल तक उसने लोअर कोर्ट जज में अपनी सेवा दे चुका हो। ठीक है। जैसे लोअर कोर्ट जज सिटी के होते हैं, जैसे सिटी के हो गए, मिनिस्ट्रेट। तो भाई इसके बाद हम बात करते हैं इनकी एज की। सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज की मिनिमम एज, मिनिमम एज नहीं होती भाई। सुप्रीम कोर्ट के जज की मिनिमम एज नहीं होती।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज की मैक्सिमम एज होती है 65 ईयर, 65 ईयर्स। और हाई कोर्ट के जज की मैक्सिमम एज 62 ईयर्स। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं हम आर्टिकल 131। आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट का यह प्राथमिक क्षेत्राधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का प्राथमिक क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट का प्राथमिक क्षेत्राधिकार है, मतलब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। इंग्लिश में ये बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ये केस केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्राधिकार वाले जो केस होते हैं, ये केस केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक भाई। मतलब वे ये वे केस होते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे नदी का विवाद, स्टेट वर्सेस स्टेट का विवाद, जैसे राज्य की लड़ाई और नदियों में आपस में लड़ाई, जैसे अपना हरियाणा पंजाब में चल रही है नदी पे विवाद। जैसे वही नदी विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी ना संसद ही होती है। जो दो राज्यों के बीच में जो नदी का विवाद होगा उसको सुलझाने की जिम्मेदारी संसद की होती है। और फिर उसके ऊपर कमेटी बैठेगी और कमेटी में ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन हो गए सुप्रीम कोर्ट देखेगी। ठीक है। जैसे नदी विवाद है, सुलझाने की जिम्मेदारी संसद की होती है। फिर वही कमेटी बैठेगी और ट्रिब्यूनल उसके डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देखेगी। ठीक है भाई। तो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की। जैसे कि एक तो मैंने बता ही दिया आपको, फर्स्ट तो आर्टिकल 131 के तहत होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन प्राथमिक क्षेत्राधिकार। ठीक है भाई। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में ना वे केस जाते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वे केस जो केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे भाई स्टेट वर्सेस स्टेट की लड़ाई,
स्टेट वर्सेस स्टेट की लड़ाई हो जाए, मतलब एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ लड़ाई हो जाए, तो उसको सुप्रीम कोर्ट सुनता है। ठीक है। और ये जो ओरिजिनल जुडिडिक्शन है ना, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन दो प्रकार का होता है भाई। एक तो होता है एक्सक्लूसिव, विशेष, मतलब एक्सक्लूसिव मतलब विशेष। एक दूसरा होता है भाई नॉन एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब साधारण। जो विशेष होते हैं ना, इनमें एक्सक्लूसिव में तो ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं। एक्सक्लूसिव विशेष केस जो होते हैं ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है। जो विशेष केस होते हैं, जैसे बताया था आपको स्टेट वर्सेस स्टेट की लड़ाई, और ये जो केस होते हैं ना नॉन एक्सक्लूसिव साधारण केस, ये कहीं भी जा सकते हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं। मतलब कहीं भी किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। ये में केस होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में बता देता हूँ, जैसे मौलिक अधिकार का हनन हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की, भी तो हम बात कर ही रहे हैं। आर्टिकल 132 से 136 तक सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में जो आर्टिकल 132-36 तक है ना, ये अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, अपील संबंधी क्षेत्राधिकार, अपील संबंधी क्षेत्राधिकार। ठीक है भाई। अपील संबंधी क्षेत्राधिकार है आर्टिकल 132 से 136 तक। और आर्टिकल 132 में, आर्टिकल 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट में वे केस जाते हैं, जैसे आर्टिकल 132 में एक्ट से संबंधित केस, लॉ से संबंधित केस, और अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के केस आते हैं आर्टिकल 132 में। और आर्टिकल 133 में, आर्टिकल 133 में सिविल मामले या फौजदारी नहीं, सिविल मामले के केस आते हैं भाई। ये किसी का दिवाली निकल गई हो, दिवालिया किसी कंपनी का, ठीक। और आर्टिकल 134 में क्रिमिनल केस आते हैं। और आर्टिकल 135 में आर्टिकल 135 के तहत जो मामले ना फेडरल कोर्ट में, जो फेडरल कोर्ट अपना वहाँ था दिल्ली में 1935 में खुला था फेडरल कोर्ट, वो मामले आर्टिकल 135 के तहत फेडरल कोर्ट में जो भी मामले केस जाते थे, वे अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। फेडरल कोर्ट जो मामले फेडरल कोर्ट
जा सकते थे वे अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आर्टिकल 135 के तहत। और आर्टिकल 136, आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव का प्रावधान है। स्पेशल लीव, ठीक है भाई। और ये आर्टिकल 137 तो मैंने आपको बता ही दिया था। आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के खिलाफ रिव्यू भी ले सकता है, मतलब अपना फैसला बदल भी सकता है। आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले, जो उसने किसी उस पर फैसला कर दिया हो, किसी अपराधी पे भी, किसी पे भी फाइल पे, किसी केस पे उसने फैसला करा होगा सुप्रीम कोर्ट का जज ने, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के खिलाफ रिव्यू ले सकता है, ले सकती है, लगा लो, ठीक है भाई। आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के खिलाफ रिव्यू ले सकता है, मतलब अपना फैसला बदल भी सकता है भाई सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 143 की, 143। ये है भाई एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन मतलब सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार होता है। और राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है भाई, ये थी भाई अपने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, ये अपने सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही।